हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डपीडिया यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शानू वर्मा और इस चैनल का मिशन बहुत ही क्लियर है। वो है गोल्ड, प्रीशियस जेम्स और ज्वेलरी पर अवेयरनेस फैलाना। तो आपने बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और एडवाइजर्स को कहते हुए कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि गोल्ड ज्वेलरी एक खराब इन्वेस्टमेंट है, बैड इन्वेस्टमेंट है, एकदम बेकार इन्वेस्टमेंट है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये बात कोई अमेरिका, कनाडा, यूरोप में रहने वाला इंसान करे तो मुझे बात समझ में आती है, क्योंकि वहाँ ज्वेलरी एमआरपी बेस्ड बिकती है। लेकिन यहाँ इंडिया में ऐसी बात नहीं है। यहाँ बस किसी ने प्रिसाइसली नॉलेज शेयर नहीं करी अभी तक, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले एक डिफरेंस को समझो कि गोल्ड एक कमोडिटी है और ज्वेलरी एक प्रोडक्ट है। कमोडिटी यानी एक तरह का नेचुरल रिसोर्स, इनफैक्ट नेचुरल रिसोर्स जिसके रेट को, जिसके प्राइस को मार्केट की फोर्सेस जो हैं वो ड्राइव करती हैं। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, गोल्ड का रेट डिमांड एंड सप्लाई से ड्राइव होता है। और प्रोडक्ट होता है एक ऐसी चीज़ जो कोई इंसान या कोई कंपनी बेचने के पर्पज से बनाती है, जिसको बेचकर वो पैसा कमाएंगे और जिसे वो बेचेंगे वो उसे किसी ना किसी चीज़ में काम आए। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम, कपड़े, कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह। तो जब भी आप कोई गोल्ड की ज्वेलरी परचेज करते हो, उसमें आप एक कमोडिटी और प्रोडक्ट दोनों परचेज करते हो, जिसमें आपको दोनों के पैसे अलग अलग देने पड़ते हैं। कमोडिटी यानी गोल्ड के पैसे अलग, और प्रोडक्ट यानी उस गोल्ड को ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के लिए अलग पैसे, जिसे हम मेकिंग चार्जेस या लेबर चार्जेस बोल देते हैं। तो इन मेकिंग चार्जेस को आप किसी भी एंगल से अपना लॉस नहीं समझ सकते, बिकॉज यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट। जैसे आप एक परफ्यूम खरीदते हैं 2000 रुपए का, 5000 रुपए का लगाने के लिए ताकि आप खुशबुएं मारें। आप लिपस्टिक खरीदते हैं 2000 रुपए की, 5000 रुपए की। आप कपड़े खरीदते हैं, कोई 5000 रुपए की शर्ट, कोई 20,000 रुपए का सूट। तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं। आपको एक गुड वाइब आती है इनको पहनकर। ऐसे ही ज्वेलरी भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन जहां उसमें गोल्ड आ गया, इसका मतलब एक कमोडिटी आ गई, जिसकी वजह से गोल्ड के वेट और उसकी प्योरिटी के हिसाब से उसकी वैल्यू हमेशा बरकरार रहेगी। तो ये कहना कि ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जहां ज्वेलरी में गोल्ड आ गया, इट इज डेफिनेटली एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ ज्वेलरीज गुड इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं और कुछ ज्वेलरीज बैड इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, परफ्यूम 200 रुपये का भी आता है, 1,00,000 रुपये का भी आता है। ऐसे ही ज्वेलरीज ऐसी भी आती हैं जिनपे केवल 5, 7, 8% मेकिंग चार्जेस होते हैं, और ऐसी ज्वेलरीज भी आती हैं जिन पे 40-50% मेकिंग चार्जेस होते हैं। सो द रियल क्वेश्चन इज कि ये कैसे जस्टिफाई करें कि कौन सी ज्वेलरी गुड इन्वेस्टमेंट है और कौन सी ज्वेलरी बैड इन्वेस्टमेंट है। तो इस सवाल का जवाब जो है ड्राइव होगा आपकी ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट ड्राइव होगी आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी और आपके डिजायर से। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गोल्ड की ज्वेलरी में सबसे पहले ये देखो कि उसमें गोल्ड कितना है, उसके पैसे कितने बनते हैं, वो पैसे अलग लिख दो। फिर ये देखो कि आपसे मेकिंग चार्जेस कितने मांगे जा रहे हैं, वो पैसे अलग लिख दो। और फिर ये डिसाइड करो कि जितने पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं, क्या उतने पैसों में ये डिज़ाइन, ये ज्वेलरी, एक प्रोडक्ट जो है, क्या ये आपके लिए वर्थ इट है। क्योंकि मेकिंग चार्जेस कभी वापस नहीं आएंगे। जैसे आप एक परफ्यूम खरीदते हैं और घर जाकर आपको लगे कि यार इतना भी अच्छा नहीं है, तो वापस आप क्या उस प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं दुकानदार को? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट द आंसर इज नो। क्योंकि वो रिटेलर ये अज्यूम करेगा कि भाई ये एक यूज्ड प्रोडक्ट हो चुका है एंड आई कैन नॉट सेल यूज्ड प्रोडक्ट्स। तो ऐसे ही मेकिंग चार्जेस होते हैं ज्वेलरी के, चाहे वो 10% हो या 20% हो। दे आर गॉन वंस दे आर गॉन। उसके अलावा ज्वेलरी में जो भी गोल्ड है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप उसे कभी भी बेच सकते हो। उस पर जो आपने मेकिंग चार्जेस दिए हैं वो आपने इसलिए दिए हैं ताकि आप उस गोल्ड को अपने गले में, अपने हाथ में, अपने पैर में सजा सको। अब आपने जो गोल्ड के पैसे अलग लिखे हैं, आप उसे कैलकुलेट कर लो कि अगर कल गोल्ड रेट 5,000 रुपये महंगा हो गया तो मेरे गोल्ड की क्या वर्थ होगी, और अगर कल गोल्ड 5,000 सस्ता हो गया तो मेरे गोल्ड की क्या वर्थ होगी। तो ये तो हो गई जी प्लेन सिंपल गोल्ड ज्वेलरी की बात। अब इस ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट को अगर कोई चीज़ इफेक्ट कर सकती है तो वो है स्टोन्स। स्टोन्स चाहे सेमी प्रीशियस हो चाहे प्रीशियस हो।
डायमंड्स के अलावा जो दूसरे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं जैसे कि रूबी, एमरल्ड, सफायर, ये वैसे भी इंडियन ज्वेलरी में यूज़ नहीं किए जाते क्योंकि ये अननेसेसरी ज्वेलरी का प्राइस बढ़ा देते हैं। तो मोस्ट केसेस में आपको ये पर्सनल रिक्वेस्ट पर ही लगवाने पड़ते हैं, इसलिए सीधा डायमंड्स की बात करेंगे। तो छोटे छोटे डायमंड्स वाली ज्वेलरी कोई भी लोगे तो बेचते वक्त आपको उस पर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। चाहे आप 10 साल बाद उनको बेचने चले जाओ, चाहे वो अप्रिसिएशन के काबिल भी हो, तो भी आपको रिटेलर उसके ऊपर कोई अप्रिसिएशन नहीं देगा क्योंकि डायमंड का गोल्ड की तरह कोई रेट नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और दुनिया में इतना डायमंड है कि कोई ज़रूरत नहीं है डायमंड मर्चेंट्स को बिका हुआ हीरा एप्रिशिएटेड प्राइसेस पे खरीदने की, क्योंकि सप्लाई बहुत है और बल्क बाइंग में इन लोगों की कॉस्ट कटिंग हो जाती है, यानी कि बड़ा लॉट खरीदने में, ज़्यादा हीरा एक साथ खरीदने में उन लोगों को वो सस्ता पड़ता है। तो डायमंड्स में रिटेलर आपको एक बाय बैक पॉलिसी देंगे कि जी जब आप इस ज्वेलरी को हमें वापस देने आएंगे, हम डायमंड्स के प्राइस पर 10% या 20% जो भी उनकी पॉलिसी होगी उस हिसाब से पैसे डिडक्ट करके आपको बाकी के पैसे दे देंगे। तो इस पॉइंट पर डिसीजन आपके पॉकेट और आपकी डिज़ायर पे डिपेंड करेगा। एक तरफ आप ये सोचोगे कि यार एप्रिसिएशन तो दूर की बात है, यहाँ तो 10-20% का स्ट्रेट फॉरवर्ड नुकसान है, और दूसरी तरफ आपके मन में ये ख्याल आएगा कि डिज़ाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में तो ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि डायमंड्स तो डायमंड्स होते हैं, दे आर एक्सपेंसिव फॉर अ रीज़न। लेकिन सॉलिटेयर और पॉइंटर डायमंड्स में केस थोड़ा डिफरेंट होता है। सॉलिटेयर यानी 1 कैरेट और उससे ज़्यादा वेट के डायमंड्स, और पॉइंटर्स यानी समझ लो 10 सेंट से लेकर 99 सेंट्स तक के डायमंड्स। 1 कैरेट में 100 सेंट्स होते हैं। अब कैरेट से कंफ्यूज मत होना, डायमंड में वेट का यूनिट है कैरेट और गोल्ड में प्योरिटी का यूनिट है कैरेट। दोनों की स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है, आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। तो सॉलिटेयर और पॉइंटर्स में कैसे एप्रिसिएशन मिलती है, किन केसेस में एप्रिसिएशन मिलती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो कुछ एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी। फिलहाल चलते हैं वापस अपने टॉपिक। तो इन केस ज्वेलरी सेमी प्रेशियस स्टोन्स में हो, जैसे कि जर्कन या जिसे अमेरिकन डायमंड भी बोल देते हैं, या फिर कोई और सेमी प्रीशियस कलर्ड स्टोन जैसे कि रूबी का इमिटेशन रेड कलर्ड स्टोन या एमरल्ड का इमिटेशन ग्रीन कलर्ड स्टोन, ये सब आपके हाथ में ज्वेलरी आने के बाद पैसे के मामले में बिल्कुल मिट्टी हैं। दे हैव नो वर्थ एट ऑल। लेकिन हाँ, परचेज करते वक्त आपको इसके पैसे फिर भी देने पड़ेंगे, क्योंकि इन स्टोन्स को भी ज्वेलरी में लगाने के लिए रिटेलर्स को अपने मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, अपने कारीगर को या अपने ज्वेलरी मेकर्स को। तो ये भी आपका नुकसान नहीं है, ये भी आप यू आर जस्ट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट। तो आप उसके भी पैसे अलग लिख लो और कैलकुलेट कर लो कि आपके लिए डिज़ाइन वर्थ इट है या नहीं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट लेवल पर। मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने साथ कुछ हिडन सीक्रेट्स कैरी करते हैं, जिसे बोलते हैं कुंदन पोल की सेगमेंट या जड़ऊ सेगमेंट। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से लोग पहचानते हैं, सबका अलग अलग फंडा है। वैसे इस सेगमेंट का जो बर्थ ओरिजिन है वो भी राजस्थान है, और ये इंस्पायर्ड भी राजस्थान से बिलोंग करने वाली कुछ राजपूत रॉयल फैमिली से है। इनफैक्ट सारी राजपूत रॉयल फैमिली से है, ये ट्रेडिशन ही वहाँ का है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी मोस्टली राजस्थान में ही होती है। अब ये सेगमेंट अपने साथ कुछ हिडन सीक्रेट्स कैरी करती है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि गोल्ड और स्टोन्स के अलावा इसमें 2 और ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसके ग्रॉस वेट में उनका वेट इंक्लूड होता है, जिनमें से एक है मीना द कलर्ड सब्सटेंस और दूसरा है वैक्स, जिसे हम हिंदी में लाख भी बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीजें इस ज्वेलरी में सिर्फ उनका वेट बढ़ाने के लिए डाली जाती हैं। बोथ ऑफ देम हैव अ पर्पस। जैसे मीना का पर्पस है डिजाइन या डेकोरेशन, और वैक्स का पर्पस है ड्यूरेबिलिटी, यानी ज्वेलरी को थोड़ी और मजबूती देना। अब प्रॉब्लम यह है कि इस ज्वेलरी के अलावा आप कोई भी दूसरी ज्वेलरी देखेंगे तो उसमें आपको दिखता है कि गोल्ड के अलावा क्या क्या सब्सटेंसेस लगे हुए हैं, और वो देखकर आप एटलीस्ट एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी दूसरे सब्सटेंसेस लगे हुए हैं, कोई स्टोन लगा हुआ है या कलर्ड स्टोन लगा हुआ है या जर्कन लगा हुआ है, तो आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इन सब्सटेंसेस का अप्रोक्सीमेट वेट कितना होगा। लेकिन कुंदन पोल्की में ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट जब मैन्युफैक्चरर या होलसेलर इस सेगमेंट को, इस ज्वेलरी को रिटेलर के पास लेकर जाता है बेचने के लिए, तो वो खुद इस चीज़ से सफ़र करते हैं, क्योंकि इस ज्वेलरी में एक्चुअली में गोल्ड की मात्रा कितनी है ये साबित करने का कोई तरीका नहीं है। फिर वहां पर वो ट्रस्ट वाली और विश्वास वाली गेम बीच में आ जाती है। लेकिन क्योंकि इंडियन एथनिक स्टाइल में इससे बेटर चॉइस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन है ही नहीं, तो
मार्केट में इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो डील करें तो करें कैसे, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस ज्वेलरी की क्या सच्चाई है, ये बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी फ्यूचर वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। और शेयर करेंगे तो लोगों को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है। तो डील होने का एक ग्राउंड तो हो गया जी, ट्रस्ट, विश्वास। लेकिन मैं आपको ट्रस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको टेक्निकल सच्चाई से रूबरू करवाना। तो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में डील होती है एक बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। जैसे रिटेलर अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को एक बाय बैक पॉलिसी देता है, जैसे मैंने डायमंड को बताया था, बिल्कुल वैसी ही कुछ बाय बैक पॉलिसी डिस्कस होती है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि जी रिटेलर मैन्युफैक्चरर से वो ज्वेलरी खरीदेगा मैन्युफैक्चरर के दिए हुए नंबर्स पे और उसे आगे अपने कस्टमर को बेचेगा। फ्यूचर में इन केस ये ज्वेलरी कंज्यूमर से यानी कस्टमर से यानी आपसे वापस रिटेलर के पास चली जाती है बिकने के लिए, तो रिटेलर उसको डिस्ट्रॉय करके उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने की बजाय वो ज्वेलरी एज इट इज वापस अपने मैन्युफैक्चरर को दे देगा, और जितनी गोल्ड की बिलिंग उनके बीच में आपस में हुई होगी उतना गोल्ड मैन्युफैक्चरर रिटेलर को दे देगा। और रिटेलर ये सेम बायबैक पॉलिसी अपने कस्टमर को ऑफर करता है ताकि कस्टमर उसके फेथ पर ये ज्वेलरी परचेज कर सके। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट तब तक ही सेफ है जब तक आपने इसका बिल संभाल के रखा हुआ है। तो ऐसी ज्वेलरी जब आप बहुत सालों के बाद अपने किसी रिटेलर के पास वापस लेकर जाओ तो हो सकता है कि वो भूल गया हो कि उसने आपको ये ज्वेलरी बेची थी, और अगर याद भी हो तो भी आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने का केवल एक ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, वो भी मिसप्लेस हो गया, और इन केस रिटेलर भी भूल गया कि उन्होंने आपको बेची थी, तो समझ लो गई भैंस पानी में। क्योंकि बहुत से लोग कैश में ज्वेलरी परचेज करते हैं, पक्का बिल नहीं बनवाते जीएसटी बचाने के चक्कर में, और ऐसी डील्स के रिकॉर्ड कोई नहीं रखता। साल 6 महीने के लिए किसी के पास रिकॉर्ड रखा भी हो, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ एक नॉन प्रॉमिसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और अगर आपके पास बिल है और बिल पर ज्वेलरी में गोल्ड का वेट और उसकी प्योरिटी मेंशन है, तो आपको कभी भी उसके पैसे मिल जाएंगे। और रही बात इसके मेकिंग चार्जेस की, तो ये सेगमेंट थोड़ी सी एक्सपेंसिव सेगमेंट्स में आती है, इसके मेकिंग चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये डिसीजन फिर आपकी पॉकेट और आपके डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। लाइक करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, बाकी ऐसी वीडियोस तो मैं वैसे भी बनाता ही रहूँगा। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।